बिहार स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 472 बीपीएससी। फर्स्ट टॉपिक विल बी जूट उद्योग एवं उसके सामान्य तथ्य। जूट की फसल मुख्य रूप से किस कटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। जूट के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जूट की अच्छी खेती के लिए कैसी जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु। बिहार के किस जिले के मरंगा में एक जूट पार्क की स्थापना की जा रही है? पूर्णिया जिले में। पूर्णिया के मरंगा में जूट पार्क की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है? पंजीकृत एसपीवी मैसर्स पुंदरासर जूट पार्क लिमिटेड द्वारा। पंजीकृत एसपीवी मैसर्स पुंदरासर जूट पार्क लिमिटेड के द्वारा। पूर्णिया, जिसमें मरंगा गांव है, पूर्णिया ऐसे बोलते हैं। पूर्णिया में जूट पार्क के निर्माण में कुल कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया है? 42.36 करोड़ रुपए का। बिहार का औरंगाबाद जिले का कौन सा प्रखंड अपने कालीन और कंबल के लिए प्रसिद्ध है? ओबरा प्रखंड, ओबरा प्रखंड, ओबरा प्रखंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिहार में चाय उत्पादन। बिहार पिछले 2 दशक में किस फसल के उत्पादक राज्य के रूप में तेजी से उभरा है? चाय उत्पादक राज्य के रूप में। बिहार में चाय का वार्षिक उत्पादन वर्तमान में लगभग कितना टन है? 4000 टन। 4000 टन। बिहार के एकमात्र किस जिले में चाय की खेती मुख्य रूप से की जाती है? किशनगंज जिले में। किशनगंज जिले में लगभग कितने हजार एकड़ भूमि पर चाय की खेती की जाती है? लगभग 50,000 एकड़ भूमि में। किशनगंज में चाय उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा किस अकेले प्रखंड में होता है? पोठिया प्रखंड में। पोठिया प्रखंड में। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में चाय उत्पादन का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा है? 40%। 40%। किशनगंज प्रखंड में कुल कितने प्रतिशत चाय का उत्पादन किया जाता है? 10%। किशनगंज का कौन सा प्रसिद्ध चाय बागान अपनी बेहतरीन चाय के लिए जाना जाता है? कौन सा चाय बागान है? डोक एस्टर चाय बागान। डोक एस्टर चाय बागान। बिहार के उत्तर पूर्वी हिस्से किशनगंज में बड़े पैमाने पर चाय की खेती की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990 के दशक में। वर्तमान में किशनगंज जिले में कुल कितने चाय प्रसंस्करण संयंत्र कार्यरत है? 7 चाय प्रसंस्करण संयंत्र। 7 चाय प्रसंस्करण संयंत्र। किशनगंज के चाय प्रसंस्करण संयंत्रों में वार्षिक रूप से कितने टन से अधिक चाय का उत्पादन होता है? 2300 टन से अधिक। 2300 टन से अधिक। दुग्ध उत्पादन, डेयरी उद्योग। बिहार में पशुपालन ग्रामीण परिवारों के लिए किस प्रकार का व्यवसाय रहा है? एक पारंपरिक व्यवसाय। बिहार में दुग्ध उद्योग के विकास में राज्य सरकार द्वारा संचालित किस संस्था की मुख्य भूमिका है? बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ, कॉम्फेड का। बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ को संबंधित रूप से क्या कहा जाता है? कॉम्फेड। बिहार में कॉम्फेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1983 ईस्वी में। बिहार में कॉम्फेड की स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। श्वेत क्रांति के अंतर्गत बिहार में संचालित ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? कॉम्फेड मुख्य रूप से किस लोकप्रिय ब्रांड नाम के तहत अपने दुग्ध उत्पादन की बिक्री करता है? सुधा ब्रांड के तहत। बिहार सरकार ने किस वित्तीय अवधि के लिए दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति के गठन की योजना बनाई है? वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक 4 वर्षों के लिए। बिहार सरकार ने किस वित्तीय अवधि के लिए दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों के गठन की योजना बनाई है? वित्तीय वर्ष 2021-22 से 24-25 तक। 4 वर्षों की इस अवधि में नई दुग्ध समितियों के गठन के लिए सरकार ने कितनी राशि की लागत तय की है? कुल 56 करोड़ रुपये की। इस 56 करोड़ रुपये की योजना के तहत कुल कितनी नई दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य है? 7,000 दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का। बिहार की दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति में महिला सदस्यों की संख्या वर्तमान में अनुमानित कितनी है? 2.5 से 3 लाख। 2.5 से 3 लाख तक। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में कुल कितना टन दुग्ध उत्पादन हुआ है? 128.53 लाख टन। 128.53 लाख टन। बिहार का कौन सा जिला गायों के दूध उत्पादन में राज्य में सबसे अग्रणी है? समस्तीपुर जिला। भैंसों के दुग्ध उत्पादन के मामले में बिहार का कौन सा जिला सबसे आगे है? मधुबनी जिला। कॉम्फेड की गतिविधियों में दुग्ध संग्रहण के अलावा और क्या शामिल है? दुग्ध प्रसंस्करण, उत्पादों का वितरण और पशुपालन क्षेत्र के लिए सेवाएं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चावल, दाल, आटा, चक्की और तेल मिलें। चावल, दाल, आटा की चक्की और तेल मिलें। बिहार राज्य में राइस, चावल और दाल की अधिकतर मिलें किन 2 मुख्य जिलों में हैं? चावल और दाल की मिल जो है शाहाबाद और चंपारण जिले में। रक्सौल, उदयपुर और घोड़ा सहन में स्थित चावल दाल मिलें बिहार के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चंपारण क्षेत्र के अंतर्गत, चंपारण जिले में। रक्सौल, उदयपुर और घोड़ा सहन में स्थित चावल दाल मिलें बिहार के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चंपारण क्षेत्र के अंतर्गत। नरकटियागंज, भौरागंज और रामनगर में स्थित मिलें किस उद्योग से संबंधित है? चावल और दाल मिल के उद्योग से। नरकटियागंज, भौरागंज और
नगर में स्थित मिलें किस उद्योग से संबंधित है? चावल और दाल मिले से। शाहाबाद और चंपारण के अलावा मुंगेर, दाऊदनगर और किशनगंज में कौन से मिले पाए जाते हैं? राइस और दाल के मिले, राइस, चावल और दाल के मिले। बिहार में गेहूं के आटा, मैदा, सूजी और दलिया बनाने के कारखाने को क्या कहा जाता है? आटा चक्की मिल कहा जाता है, आटा चक्की मिल कहा जाता है। बिहार में अनुमानित रूप से कुल कितनी आटा चक्की मिलें हैं? 2000 से 3000 मिले। बिहार में तेल उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कौन सी तिलहन फसलें उगाई जाती है? तीसी, सरसों, राई, तिल और रेड़ी। तीसी, सरसों, राई, तिल और रेड़ी। तीसी, सरसों, राई, तिल और रेड़ी। बिहार में संपूर्ण राज्य में तेल मिलों की कुल अनुमानित संख्या कितनी है? लगभग 500 मिले। बिहार में संपूर्ण राज्य में तेल मिलों की कुल अनुमानित संख्या कितनी है? लगभग 500 मिले। बिहार में तेल मिलों का अधिकांश संकेंद्रण किन प्रमुख जिलों में है? पटना, गया, शाहाबाद और मुंगेर। पटना, गया, शाहाबाद और मुंगेर। बिहार में तेल मिलों का अधिकांश संकेंद्रण किन प्रमुख जिलों में है? पटना, गया, शाहाबाद और मुंगेर। पटना, गया, शाहाबाद और मुंगेर। खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है जिसके कारण यहाँ खाद्य प्रसंस्करण की असीम संभावना है? बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार क्या एक कृषि प्रधान राज्य है? बिहार में आधारभूत संरचनाओं और प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण कितने प्रतिशत कृषि उत्पादों की बर्बादी होती है? 15 से 30% कृषि उत्पादों का। बिहार में आधारभूत संरचना और प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण कितने प्रतिशत कृषि उत्पादन की बर्बादी होती है? लगभग 15 से 30% कृषि उत्पादों का। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं में 50% वृद्धि करने का लक्ष्य प्राप्त रखा है? 2027 तक। वर्ष 2027 तक प्रसंस्करण सुविधाओं में वृद्धि से कृषि उत्पादों की बर्बादी को कितने प्रतिशत से कम करने का लक्ष्य है? 5%। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास से बिहार के किसानों की आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है? 30%। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के पूर्व विकास से राज्य में कितने नए रोजगार अवसर सृजित हुए? 10 से 15 लाख रोजगार का अवसर। किस वैश्विक संस्था द्वारा तैयार राज्य स्तरीय सर्वे में कहा गया है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बिहार ब्रांड बन सकता है? इंटरनेशनल ग्रैंड सेंटर IGS और आद्री द्वारा। इंटरनेशनल ग्रैंड सेंटर के साथ मिलकर किस संस्था ने बिहार के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर सर्वे किया था? आद्री ने। IGC और आद्री, IGC को ही क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ग्रैंड सेंटर और आद्री के सर्वे के अनुसार बिहार में किन विशिष्ट उत्पादों के प्रसंस्करण की बहुत अधिक संभावना है? प्रसंस्करण, मखाना, डेयरी, मक्का, आम, लीची, अमरूद और फल सब्जियों का। मखाना, डेयरी, आम, मक्का, लीची, अमरूद और फल सब्जियों का। 30 सितंबर 2023 तक बिहार राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के तहत कुल कितनी इकाइयों को स्वीकृति दी गई है? कुल 1157 इकाइयों को स्वीकृत। 1157 इकाइयों में से 30 सितंबर 2023 तक कुल कितनी इकाइयों का परिचालन शुरू हो चुका है? 233 इकाइयों का। एसोचैम के सर्वे के अनुसार वर्ष 2024 तक देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कुल कितने लोगों को रोजगार मिलने की अनुमान है? कुल 90 लाख लोगों को। बिहार सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उद्यमियों को निवेश के लिए आकर्षित करने हेतु क्या प्रदान कर रही है? रियायतें, सब्सिडी जिसे बोलते हैं, रियायतें, वित्तीय सहायता, वर्ष में सहायता, सस्ता कच्चा माल और सस्ता श्रम संसाधन। अब BPSC लेवल का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। बिहार के किस एकमात्र जिले की भौगोलिक सीमाएं जूट और चाय दोनों के व्यावसायिक उत्पादन के लिए अनुकूल है? किशनगंज, पूर्णिया प्रमंडल में आता है किशनगंज। बिहार में जूट पार्क की स्थापना के लिए पूर्णिया को ही क्यों चुना गया? क्योंकि पूर्णिया और उसके आसपास का क्षेत्र जूट उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आर्द्र जलवायु रखता है। बिहार के औरंगाबाद का कालीन उद्योग किस प्रकार के कुटीर उद्योग का उदाहरण है? पारंपरिक वस्त्र एवं हस्तशिल्प उद्योग का। पारंपरिक वस्त्र और हस्तशिल्प उद्योग का। बिहार में चाय उद्योग का विकास किस प्रमंडल में सबसे अधिक संकेंद्रित है? पूर्णिया प्रमंडल में। बिहार में चाय उद्योग का विकास किस प्रमंडल में सबसे अधिक संकेंद्रित है? पूर्णिया प्रमंडल में। किशनगंज के पोठिया और ठाकुरगंज प्रखंड मिलकर जिले के कुल चाय उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा कवर करता है? 90% हिस्सा। 50 + 40। किशनगंज का पोठिया और ठाकुरगंज प्रखंड, किशनगंज का जो पोठिया है वो 50% और ठाकुरगंज प्रखंड मिलकर जो ठाकुरगंज प्रखंड है वो 40%। दोनों को मिलाकर जिले के कुल चाय उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा कवर करता था? 90%। बिहार में चाय प्रसंस्करण संयंत्रों की आवश्यकता क्यों है? ताकि कच्ची हरी पत्तियों को तुरंत प्रसंस्कृत कर उनकी गुणवत्ता खराब होने से बचाई जा सके। कॉम्फेड का मुख्य ढांचा किस प्रकार का है? यह एक त्रिस्तरीय सहकारी ढांचा है। बिहार में ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य क्या है?
बिहार में ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाना और ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाना। बिहार में ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार में ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाना और ग्रामीण दुग्ध उत्पादों को उचित मूल्य दिलाना। सुधा डेयरी ब्रांड का संचालन बिहार में पूर्णतः किसके नियंत्रण में होता है? कॉम्फेड सहकारी महासंघ के नियंत्रण में। सुधा डेयरी ब्रांड का संचालन बिहार में पूर्णतः किसके नियंत्रण में होता है? कॉम्फेड के नियंत्रण में। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 वित्तीय वर्ष 2021-22 से 24-25 के बीच स्वीकृत 56 करोड़ की योजना का प्राथमिक लाभार्थी कौन है? ग्रामीण दुग्ध उत्पादन और नई सहकारी समिति। दुग्ध सहकारी समिति में महिलाओं की 2.5 से 3 लाख की भागीदारी बिहार के किस सामाजिक आर्थिक बदलाव को दर्शाती है? महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण वित्तीय समावेश को। दुग्ध सहकारी समितियों में महिलाओं के 2.5 से 3 लाख की भागीदारी बिहार में किस सामाजिक आर्थिक बदलाव को दर्शाती है? महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण वित्तीय समावेश को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार दुग्ध उत्पादन का 128.53 लाख टन का आंकड़ा राज्य की किस प्रगति को दर्शाता है? पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के निरंतर वृद्धि को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार दुग्ध उत्पादन का 128.53 लाख टन का आंकड़ा राज्य की किस प्रगति को दर्शाता है? पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में निरंतर वृद्धि को। समस्तीपुर जिला गाय के दूध में और मधुबनी जिला भैंस के दूध में। समस्तीपुर गाय के दूध और मधुबनी भैंस के दूध में अग्रणी होने का मुख्य भौगोलिकरण क्या है? उत्तर बिहार के इन क्षेत्रों में चारों की उपलब्धता और समृद्ध पशुधन आबादी। बिहार में शाहाबाद क्षेत्र रोहतास भोजपुर का क्षेत्र में राइस मिलों की अधिकता का क्या कारण है? शाहाबाद क्षेत्र को बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है, जहां धान का भारी उत्पादन होता है शाहाबाद क्षेत्र में। चंपारण जिले में चावल और दाल मिलों के संकेंद्रण का मुख्य कारण क्या है? चंपारण जिले में चावल और दाल मिलों के संकेंद्रण का मुख्य कारण क्या? स्थानीय स्तर पर प्रचुर मात्रा में धान और दलहन फसलों की खेती होना। चंपारण जिले में चावल और दाल मिलों के संकेंद्रण का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि स्थानीय स्तर पर प्रचुर मात्रा में धान और दलहन फसलों की खेती होती है। बिहार में आटा चक्की मिलों की संख्या 2000 से 3000 इतनी अधिक क्यों होने के क्या कारण है? गेहूँ बिहार की प्रमुख रबी फसल है और आटा स्थानीय स्तर पर प्राथमिक खाद्य आवश्यकता है। बिहार में तिलहन फसलों में सर्वाधिक विविधता किन क्षेत्रों में देखी जाती है? गंगा के मैदानी भागों और टाल के क्षेत्रों में। तेल मिलों का संकेंद्रण पटना, गया और मुंगेर जैसे शहरों में ही अधिक क्यों है? क्योंकि ये शहर बड़े व्यापारिक केंद्र और परिवहन मार्गों से बेहतर जुड़े हैं। कृषि उत्पादों की 15 से 30% बर्बादी बिहार के कृषि क्षेत्र की किस बड़ी कमजोरी को उजागर करती है? कोल्ड स्टोरेज और आधुनिक प्रसंस्करण अवसंरचना की कमी को। वर्ष 2027 तक कृषि बर्बादी को 5% से कम करने का लक्ष्य बिहार के किस सतत विकास लक्ष्य SDG से जुड़ा है? जिम्मेदार उपभोग और उत्पाद SDG 12 तथा भूखमरी की समाप्ति SDG 2। SDG 12 जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन SDG 12 तथा भूखमरी की समाप्ति SDG 2। खाद्य प्रसंस्करण में किसानों की आय में 30% की वृद्धि का अनुमान किस केंद्र सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है? किसानों की आय दोगुनी करने के राष्ट्रीय संकल्प के अनुरूप। खाद्य प्रसंस्करण से किसानों की आय में 30% की वृद्धि का अनुमान किस केंद्र सरकार के लक्ष्य के अनुमान है? किसानों की आय दोगुनी करने के राष्ट्रीय संकल्प के अनुरूप। इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर IGC और आद्री के सर्वे का मुख्य निष्कर्ष क्या था? बिहार कच्चे कृषि माल की प्रचुरता के कारण खाद्य प्रसंस्करण का एक वैश्विक हब बन सकता है। बिहार का मखाना उद्योग खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में क्यों विशिष्ट स्थान रखता है? क्योंकि पूरे विश्व और भारत के कुल मखाना उत्पादन का अधिकांश हिस्सा अकेले बिहार मुख्यतः मिथिलांचल में होता है। 30 सितंबर 2023 तक स्वीकृत 1157 इकाइयों में से केवल 233 इकाइयों का 30 सितंबर 2023 तक स्वीकृत 1157 इकाइयों में से केवल 233 इकाइयों का चालू होना क्या दर्शाता है? परियोजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाले प्रशासनिक या वित्तीय देरी को। एसोचैम के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बिहार की बड़ी जिम्मेदारी का क्या आधार है? राज्य में प्रचुर मानव श्रम और विशाल उपभोक्ता बाजार। उद्यमियों को दी जाने वाली रियायतों
बिहार सरकार की किस नीति का हिस्सा है? बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति। खाद्य प्रसंस्करण का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बिहार में जूट पार्क किस विशिष्ट प्रमंडल के अंतर्गत स्थापित है? पूर्णिया प्रमंडल। औरंगाबाद का ओबरा किस राष्ट्रीय राजमार्ग या क्षेत्र के समीप कालीन उद्योगों के लिए जाना जाता है? मगध क्षेत्र के अंतर्गत। बिहार का कौन सा जिला नेपाल की सीमा के निकट चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है? किशनगंज। बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल की सीमा के निकट चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है? चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध किशनगंज है। लेकिन आज एक बात और पता चल गया कि नेपाल की सीमा के निकट है किशनगंज। डोक एस्टेट मुख्य रूप से किस फसल के ऑर्गेनिक उत्पादन के लिए जाना जाता है? चाय के लिए। डॉक एस्टेट मुख्य रूप से किस फसल के ऑर्गेनिक उत्पादन के लिए जाना जाता है? चाय के लिए। बिहार में चाय बागानों की शुरुआत के लिए अनुकूल स्थलाकृति कौन सी है? हिमालय की तराई क्षेत्र। बिहार में चाय बागानों की शुरुआत के लिए अनुकूल स्थलाकृति कौन सी है? हिमालय की तराई क्षेत्र। कॉम्फेड के तहत वर्तमान में बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय दुग्ध संघ कार्यरत है? विभिन्न प्रमुख प्रमंडलों में फैले क्षेत्रीय दुग्ध संघ। कॉम्फेड के तहत वर्तमान में बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय दुग्ध संघ कार्यरत है? विभिन्न प्रमुख प्रमंडलों में फैले क्षेत्रीय दुग्ध संघ। सुधा ब्रांड का दूध और छाछ बिहार के अलावा अन्य किस राज्यों में भी निर्यात किया जाता है? सुधा ब्रांड का दूध और छाछ बिहार के अलावा अन्य किन राज्यों में भी निर्यात किया जाता है? झारखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में। झारखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सुधा ब्रांड का दूध और छाछ बिहार के अलावा अन्य किस राज्यों में भी निर्यात किया जाता है? झारखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में। बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दूध समितियों के गठन से किस वर्ग को सबसे अधिक वित्तीय सुरक्षा मिले? छोटे और सीमांत किसान को। बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दूध समितियों के गठन के किस वर्ग को सबसे अधिक वित्तीय सुरक्षा मिली है? छोटे और सीमांत किसानों को। गायों के दूध उत्पादन में समस्तीपुर के शीर्ष पर होने का संबंध। श्वेत क्रांति। शाहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किन प्रमुख जिलों में आधुनिक राइस मिलें स्थित है? रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर। शाहाबाद क्षेत्र में रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर में जो है राइस मिलें हैं। बिहार में दलहन मिलों के लिए कच्चा माल मुख्य रूप से किस क्षेत्र से आता है? पटना, कट्टाल और मोकामा टाल क्षेत्र से। बिहार में तेल मिलों में प्रसंस्करण होने का तीसी किस मौसम का फसल है? रबी मौसम की फसल है। बिहार में तेल मिलों में प्रसंस्कृत होने वाला तीसी किस मौसम का फसल है? रबी फसल है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से विकसित होने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेगा फूड पार्क और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। मेगा फूड पार्क और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से विकसित होने वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? मेगा फूड पार्क और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। मक्का के प्रसंस्करण के लिए बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? कोसी और पूर्णिया प्रमंडल का मक्का बेल्ट। खगड़िया, कटिहार भी। मक्का प्रसंस्करण के लिए कौन सा क्षेत्र इंपॉर्टेंट है? खगड़िया, कटिहार का प्रसिद्ध क्षेत्र। कोसी और पूर्णिया प्रमंडल का मक्का बेल्ट भी बोल सकते हैं। लीची प्रसंस्करण के लिए बिहार का कौन सा जिला पूरे देश में प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर जिला। आम और अमरूद के प्रसंस्करण की सर्वाधिक संभावना बिहार के किस भाग में है? गंगा के मैदानी और दक्षिणी बिहार के क्षेत्रों में। आम और अमरूद का प्रसंस्करण की सर्वाधिक संभावना बिहार के किस भाग में? गंगा के मैदानों और दक्षिणी बिहार के क्षेत्रों में। बिहार सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय अनुदान देने का मुख्य स्रोत क्या है? राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन। बिहार सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय अनुदान देने का मुख्य स्रोत क्या है? राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन। सस्ता श्रम संसाधन बिहार में उद्योगों के लिए वरदान क्यों माना जाता है? क्योंकि बिहार से बड़े पैमाने पर कुशल और अकुशल श्रमिकों के अन्य राज्यों में पलायन होता है, जिन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार दिया जाता है। बिहार में कृषि आधारित उद्योग में सबसे तीव्र विकास की गति किस क्षेत्र की है? खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी उद्योग की। बिहार को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे आवश्यक सुधार क्या है? निर्बाध बिजली आपूर्ति, बेहतर परिवहन संपर्क और आधुनिक शीतगृह श्रृंखला का निर्माण। बिहार को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे आवश्यक सुधार क्या है? निर्बाध बिजली आपूर्ति, बेहतरीन परिवहन संपर्क और आधुनिक शीतगृह श्रृंखला का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मुख्य रूप से किन उत्पादों पर आधारित है? चावल, गेहूं, मक्का, दूध उत्पादन, खाद्य तेल, मखाने एवं फल पर। बिहार के किस कृषि रोड मैप में शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों की प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है?
कृषि रोड मैप 3 में बिहार कृषि रोड मैप 3 की कार्यान्वयन अवधि क्या निर्धारित की गई 2017 से 2022 तक। बिहार कृषि रोड मैप 3 की कार्यान्वयन अवधि का क्या निर्धारण की गई है 2017 से 2022 तक। कृषि रोड मैप 3 के तहत किन विशिष्ट उत्पादों की प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, फल, सब्जी और मछली आदि का। मखाना मानव शरीर के लिए किन प्रमुख पोषक तत्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। बिहार में व्यावसायिक स्तर पर मखाने की खेती मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में की जाती है, उत्तर बिहार के जलमग्न क्षेत्रों आर्द्र भूमि में। उत्तरी बिहार के कौन से प्रमुख जिले मखाना उत्पादन के मुख्य केंद्र हैं, उत्तर बिहार का दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी। दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी। बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय स्तर का मखाना शोध संस्थान स्थापित है, दरभंगा जिले में। बिहार के किन 2 जिलों में लीची आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की असीम संभावना है, मुजफ्फरपुर और वैशाली में। आम आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए बिहार के कौन से 2 जिले सर्वाधिक उपयुक्त है, दरभंगा और भागलपुर। केला आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की असीम संभावनाएं बिहार के किस जिले में, वैशाली जिले में। बिहार के किन 2 पड़ोसी जिलों में अमरूद आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की प्रबल संभावना है, रोहतास और कैमूर में। अमरूद को सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मक्के के निर्मित किन उप उत्पादों की मांग में निरंतर बढ़ोतरी की दर्ज की जा रही है, कॉर्न ऑयल, नॉन स्टार्च, मेज, जर्म्स, मेज, ग्लूटेन, फाइबर एवं स्टार्च। कॉर्न ऑयल, नॉन स्टार्च, मेज, जर्म्स, मेज, ग्लूटेन, फाइबर एवं स्टार्च। वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिहार में मक्के का कुल उत्पादन कितना दर्ज किया गया है, 24.98 लाख मीट्रिक टन। वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिहार में मक्के का कुल उत्पादन कितना दर्ज किया गया, 24.98 लाख मीट्रिक टन। वित्तीय वर्ष 2016-17 के उत्पादन के सापेक्ष बिहार में अब तक कितनी मक्का प्रसंस्करण क्षमता का विकास किया जा चुका है, लगभग 15 लाख मीट्रिक टन का। केंद्र सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत बिहार से किस विशेष उत्पादन का ब्रांड लॉन्च किया गया, मखाना ब्रांड का। ओडीओपी योजना के तहत बिहार के मखाने को बाजार में किन 2 स्वादों में उतारा गया है, सादा और चटपटा स्वाद। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत बिहार सरकार की क्या रणनीति है, प्रदेश में प्रत्येक जिले में एक स्थानीय उत्पाद को चिन्हित कर उसकी ब्रांड करना। हाल ही में बिहार के पहले खाद्य प्रसंस्करण कार्यकाल का उद्घाटन राजधानी पटना में कहाँ किया गया, ललित भवन में। पटना के ललित भवन में स्थापित बिहार के पहले खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय को किस तकनीकी नाम से जाना जाता है, क्षमता अभिवृद्धि केंद्र के नाम से। बिहार के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के संस्थान निफ्टेम की स्थापना की गई, उत्तर बिहार में। निफ्टेम की स्थापना उत्तर बिहार में। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रतिष्ठित संस्थान निफ्टेम का पूर्ण रूप क्या है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान। वर्तमान में बिहार से बाहर निफ्टेम संस्थान भारत के किन 2 राज्यों में कार्यरत है, कर्नाटक और हरियाणा राज्य में। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम की शैक्षणिक क्षेत्र में किस विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का। उत्तर बिहार में स्थापित होने वाला निफ्टेम संस्थान पूरे देश का कौन सा क्रम संस्थापक है, 3रा। बिहार में प्रस्तावित निफ्टेम में खाद्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किन उच्च शैक्षणिक डिग्रियों की पढ़ाई संचालित है, बीटेक, एमटेक और पीएचडी का। उत्तर बिहार में प्रस्तावित निफ्टेम संस्थान का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ किस क्षेत्र को बढ़ावा देना है, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनुसंधान, अध्ययन और नवाचार को। बिहार सरकार ने राज्य के अधिकांश जिलों में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट्स स्थापित करने का समयबद्ध लक्ष्य कब तक का रखा है, वर्ष 2025 तक का। बिहार के रोहतास जिले में किस निजी कंपनी के द्वारा एक विशाल मेगा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है, JVL कंपनी के द्वारा। रोहतास में निर्माणाधीन JVL कंपनी के मेगा फूड पार्क की कुल अनुमानित वित्तीय लागत कितनी है, 117.2 करोड़ रुपया। रोहतास जिले में स्थापित हो रहा है GVM कंपनी का मेगा फूड पार्क कुल कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है, 85 एकड़ क्षेत्रफल में। बिहार के खगड़िया जिले के किस विशिष्ट स्थान पर प्रिस्टीन कंपनी द्वारा फूड पार्क बनाया जा रहा है, प्रिस्टीन कंपनी के द्वारा, मानसी में। कहाँ पे, मानसी में। खगड़िया के मानसी में फूड पार्क का निर्माण किस कॉरपोरेट ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है,
प्रिस्टीन कंपनी के द्वारा। बिहार के बक्सर जिले में किस व्यावसायिक समूह द्वारा फूड पार्क का निर्माण तैयार की जा रही है? आराध्या ग्रुप द्वारा। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रुचि सोया, पार्ले और ब्रिटानिया ग्रुप की बिहार में क्या स्थिति है? खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रुचि सोया, पार्ले और ब्रिटानिया ग्रुप की बिहार में क्या स्थिति है? ये सभी बहुराष्ट्रीय ग्रुप पहले से ही बिहार राज्य में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किस स्थान पर मेगा फूड पार्क का निर्माण संपन्न हुआ है? मोतीपुर में मेगा फूड पार्क संपन्न हुआ है बनकर। कृषि और खाद्य उत्पादों के आधुनिक संरक्षण के लिए बिहार के किस स्थान पर पैकिंग घर का निर्माण किया गया है? बिहटा पटना में। बिहार राज्य में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं किस विशिष्ट निदेशालय द्वारा संचालित की जाती है? राज्य खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय द्वारा संचालित फूड पार्क योजना के तहत नए उद्यमियों को कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है? 30%। फूड पार्क योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या तय की गई है? 50 एकड़। फूड पार्क योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या तय की गई है? 50 करोड़। फूड पार्क योजना के आर्थिक सहयोग से वर्तमान में बिहार के किस ऐतिहासिक जिलों में एक नया फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है? बक्सर जिले में। समेकित विकास परियोजना के तहत बिहार सरकार उद्यमियों को कितने प्रतिशत सब्सिडी का लाभ देती है? 40%। शीतगृह योजना कोल्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट के तहत 5 से 10,000 टन क्षमता वाले शीतगृहों की स्थापना पर कितनी सब्सिडी मिलती है? 30% सब्सिडी। शीतगृह योजना के अंतर्गत यदि कोई शीतगृह 10,000 टन से अधिक क्षमता का है तो उसे कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी? 35% का। शीतगृह योजना के तहत किसी भी उद्यम के लिए सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सब्सिडी राशि कितनी है? 5 करोड़ रुपया तक का दिया जाएगा सब्सिडी। बिहार में चावल मिलों का आधुनिकीकरण योजना किस राष्ट्रीय मिशन के तत्वाधान में संचालित की जा रही है? राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत चावल मिलों के आधुनिकीकरण हेतु उद्यमियों को कितने प्रतिशत वित्तीय सब्सिडी दी जा रही है? 25%। संपूर्ण भारत में तंबाकू उत्पादन के मामले में बिहार राज्य का कौन सा स्थान है? 6वां। तंबाकू के मामले में बिहार के कौन से 4 प्रमुख जिले तंबाकू के उत्पादन के लिए विशेष रूप से विख्यात है? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पूर्णिया। बिहार राज्य में सिगरेट निर्माण का सबसे बड़ा और प्रमुख कारखाना किस जिले में स्थित है? मुंगेर जिले में। बिहार राज्य में सिगरेट निर्माण का सबसे बड़ा और प्रमुख कारखाना किस जिले में है? मुंगेर जिले में। मुंगेर जिले के किस विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र में सिगरेट उत्पादन का ऐतिहासिक कारखाना स्थित है? दिलावपुर नामक स्थान पर। मुंगेर के दिलावपुर में स्थित सिगरेट कारखाना ऐतिहासिक रूप से क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह भारत का सबसे पुराना तंबाकू का कारखाना है। मुंगेर में भारत के सबसे पुराने तंबाकू कारखाने की स्थापना किस ऐतिहासिक वर्ष में की गई है? वर्ष 1905 में। मुंगेर में भारत के सबसे पुराने तंबाकू कारखाने की स्थापना किस ऐतिहासिक वर्ष में की गई है? 1905 में। वर्ष 1905 में मुंगेर में स्थापित इस ऐतिहासिक तंबाकू कारखाने का मूल स्थापना नाम क्या है? इंपीरियल टोबैको कंपनी। मुंगेर स्थित इंपीरियल टोबैको कंपनी का अधिग्रहण बाद में भारत की किस दिग्गज कंपनी द्वारा कर दिया गया? भारतीय तंबाकू कंपनी के द्वारा। बिहार के पारंपरिक बड़ी उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल तेंदू का पत्ता मुख्य रूप से किस पहाड़ी राज्य से आयात किया जाता है? झारखंड राज्य से। तेंदू का पत्ता किस पहाड़ी राज्य से किया जाता है? झारखंड राज्य से। मुंगेर, गया और पटना के अतिरिक्त दक्षिण बिहार में बीड़ी उद्योग के मुख्य केंद्र कौन सा है? झाझा, लखीसराय, जम्मू बीड़ी उद्योग के लिए है। बिहार शरीफ, मानपुर और आरा नामक स्थान बिहार में किस कुटीर उद्योग के विकास के लिए जाने जाते हैं? बीड़ी उद्योग के लिए। बक्सर, महावार और दलसिंह सराय बिहार के किस पारंपरिक रोजगार परक उद्योग के प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र? बीड़ी उद्योग के लिए। शाहपुर तथा अयोध्यागंज नामक स्थल बिहार के किस उद्योग की रीढ़ माने जाते हैं? बीड़ी उद्योग के लिए। शाहपुर तथा अयोध्यागंज नामक स्थान बिहार के किस उद्योग की रीढ़ माने जाते हैं? बीड़ी उद्योग के लिए। बिहार के औद्योगिक परिदृश्य में वह कौन सा श्रम प्रधान क्षेत्र है जिसमें निर्धन, कुशल और अकुशल मजदूरों को रोजगार देने की सर्वाधिक क्षमता निहित है? हथकरघा उद्योग। बिहार के हथकरघा उद्योग के अंतर्गत मुख्य रूप से किन वस्त्रों व सामग्रियों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? सूती साड़ी, दरी, चादर, पर्दा, कंबल, तौलिया और रुमाल का। बिहार में हथकरघा उद्योग मुख्य रूप से किन प्रमुख नगरीय केंद्रों या शहरों में केंद्रित है? पटना, गया, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर तथा दाऊदनगर। पटना, गया, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर तथा दाऊदनगर में हथकरघा उद्योग का मुख्य रूप से नगरीय केंद्र या शहरों में केंद्रित है। हथकरघा और खाद्य प्रसंस्करण के अतिरिक्त बिहार के ग्रामीण अंचलों में लघु स्तर पर किन पारंपरिक उद्योगों का विकास किया गया है? तेलघानी गुंड, खांडसारी और साबुन उद्योग।
कृषि रोडमैप 3 के अंतर्गत मखाना, फल और सब्जी के अलावा किस अन्य खाद्य उत्पाद के प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान दिया गया? मछली, फिश प्रसंस्करण पर। मखाने की व्यावसायिक खेती के लिए किस प्रकार की भौगोलिक और पारिस्थितिकीय भूमि की आवश्यकता अनिवार्य होती है? आर्द्र भूमि अथवा निरंतर जलमग्न क्षेत्र में। सीतामढ़ी जिले बिहार के किस विशिष्ट कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण और खेती के लिए उत्तरी बिहार में अग्रणी स्थान है? मखाना के लिए सीतामढ़ी मखाना के लिए उत्तरी बिहार में। मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त उत्तर बिहार का वह कौन सा दूसरा जिला है जहां लीची आधारित प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की सर्वाधिक अनुकूल परिस्थिति है? वैशाली जिला। बिहार का भागलपुर जिला आम आधारित प्रसंस्करण के अलावा और किस फल के प्रसंस्करण की संभावनाओं से युक्त है? आम और केला। वैशाली के निकटता के कारण वैशाली की निकटता के कारण आम और केला के प्रसंस्करण में भागलपुर अव्वल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, रोहतास और कैमूर की पहाड़ियों के तलहटी क्षेत्र में किस विशिष्ट फल के उत्पादन और उसके प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उपयुक्त है? अमरूद। रोहतास को अमरूद से प्यार है शायद। वैश्विक और घरेलू बाजार में कॉर्न ऑयल और मेज स्टार्च की बढ़ती मांग को देखते हुए बिहार में किस फसल प्रसंस्करण पर निवेश बढ़ाया गया? मक्का, कॉर्न पे। बिहार राज्य में वित्तीय वर्ष 2016-17 में मक्के की कुल स्थापित प्रसंस्करण क्षमता कितनी आंकी गई थी? लगभग 15 लाख मीट्रिक टन। केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का मूल उद्देश्य बिहार के संदर्भ में क्या है? स्थानीय उत्पादों जैसे मखाने को वैश्विक पहचान और ब्रांड वैल्यू दिलाना। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का क्रियान्वयन बिहार के किस प्रशासनिक स्तर पर किया जा रहा है? जिला स्तर पर। प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट उत्पाद का चयन किया जा रहा है। पटना के ललित भवन में नवनिर्मित क्षमता अभिवृद्धि केंद्र का प्राथमिक प्रशासनिक दायित्व क्या है? राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमता का विकास और प्रशासनिक समन्वय करना। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना उत्तर बिहार में करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस उत्तर बिहार में कृषि उत्पादकता और खाद्य प्रसंस्करण आधुनिक तकनीकी समावेश करना। बिहार से पूर्व दक्षिण भारत के किस राज्य में निपटेम का परिसर सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है? कर्नाटक में। बिहार से पूर्व दक्षिण भारत के किस राज्य में? दक्षिण भारत का एक राज्य कर्नाटक। दक्षिण भारत का एक राज्य कर्नाटक जहाँ पे निम्टम का सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। उत्तर भारत का वह कौन सा राज्य जहाँ निम्टम का एक परिसर पहले से ही कार्यरत है? हरियाणा। दक्षिण में कर्नाटक, उत्तर में हरियाणा। बिहार में खुलने वाला तीसरा निम्टम संस्थान मुख्य रूप से किस शैक्षणिक संकाय में देश के अग्रणी संस्थानों में शामिल है? फूड टेक्नोलॉजी, खाद्य प्रौद्योगिकी भी। निम्टम संस्थान के माध्यम से बिहार के स्थानीय कृषि उद्यमियों को किस प्रकार का प्रत्यक्ष लाभ मिला है? खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में तकनीकी नवाचार और शोध सहायता। बिहार सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2025 मुख्य रूप से किस औद्योगिक क्षेत्र के विकेंद्रीकरण से संबंधित है? राज्य के अधिकांश जिलों में खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने से। रोहतास जिले में स्थापित हो रहा 117.2 करोड़ का मेगा फूड पार्क किस औद्योगिक मॉडल पर आधारित है? निजी या संयुक्त उपक्रम, GVL कंपनी मॉडल पर। निजी या संयुक्त उपक्रम। रोहतास जिले में स्थापित हो रहा 117.2 करोड़ रुपया का मेगा फूड पार्क किस औद्योगिक मॉडल पर आधारित है? निजी या संयुक्त उपक्रम मॉडल पर। खगड़िया जिले का मानसी क्षेत्र भौगोलिक रूप से किस प्रकार के पार्क की स्थापना के लिए उपयुक्त? खगड़िया जिले का मानसी क्षेत्र भौगोलिक रूप से किस प्रकार के पार्क की स्थापना के लिए चुना गया? प्रिस्टीन कंपनी द्वारा संचालित फूड पार्क के लिए। बक्सर में आराध्य ग्रुप द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित फूड पार्क का मुख्य फोकस किस कृषि बेल्ट को लाभ पहुंचाना है? शाहाबाद क्षेत्र के धान और कृषि बेल्ट को। रुचि सोया, पार्ले और ब्रिटानिया जैसी बड़ी कंपनियों की उपस्थिति बिहार की किस औद्योगिक क्षमता को प्रमाणित करती है? बिहार की सुदृढ़ खाद्य प्रसंस्करण पृष्ठभूमि और बाजार को। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में स्थापित मेगा फूड पार्क का सीधा लाभ उत्तर बिहार के किन उत्पादों को मिलेगा? लीची, मक्का और फल उत्पादक किसानों को। पटना में बिहटा में निर्मित आधुनिक पैकिंग घर का मुख्य तकनीकी कार्य क्या है? खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पैकिंग सुनिश्चित करना। राज्य खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय बिहार सरकार के किस मुख्य मंत्रालय या विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? उद्योग विभाग या कृषि विभाग के अंतर्गत। फूड पार्क योजना के तहत उद्यमियों को मिलने वाली 30% सब्सिडी का वित्तीय वहन अधिकतम कितने रुपये तक सीमित है? अधिकतम 50 करोड़ रुपये तक। 30% की सब्सिडी वित्तीय वहन
अधिकतम कितने रुपए तक सीमित है? अधिकतम 50 करोड़ रुपए तक। बक्सर जिला वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी किन 2 बड़ी पहलों का केंद्र बनकर उभरा है? आराध्य ग्रुप फूड पार्क और सरकारी फूड पार्क योजना। आराध्य ग्रुप फूड पार्क और सरकारी फूड पार्क योजना। समेकित विकास परियोजना के तहत मिलने वाले 40% सब्सिडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना का एकत्रीकरण और तीव्र विकास करना। समेकित विकास योजना के तहत मिलने वाले 40% सब्सिडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना का एकत्रीकरण और तीव्र विकास करना। शीतगृह योजना के अंतर्गत 5 से 10,000 टन और 10,000 टन से अधिक की श्रेणियों में सब्सिडी का अंतर कितना है? 5% का अंतर, 30 से 35% का सब्सिडी। कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए बिहार सरकार द्वारा दी जाने वाली अधिकतम 5 करोड़ की सब्सिडी किस योजना का हिस्सा है? शीतगृह योजना का, कोल्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट का। बिहार में पारंपरिक चावल मिलों को आधुनिक तकनीकों से लैस करने के लिए कौन सी विशिष्ट योजना चलाई जा रहा है? आधुनिक तकनीकों से लैस करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? चावल मिलों का आधुनिकीकरण योजना। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत चावल मिलों के आधुनिकीकरण के लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता का प्रतिशत कितना है? 25%। तंबाकू उत्पादन के क्षेत्र में बिहार की राष्ट्रीय रैंकिंग छठी किस बात की ओर संकेत करता है? राज्य में नकदी फसलों के रूप में तंबाकू की मजबूत एवं ऐतिहासिकता पर। मुंगेर का दिलवारपुर सिगरेट कारखाना। मुंगेर के दिलवारपुर सिगरेट कारखाना किस वैश्विक ब्रांड का कॉरपोरेट घराने के इतिहास से जुड़ा हुआ है? ITC इंडियन टोबैको कंपनी के इतिहास से। वर्ष 1905 में स्थापित इंपीरियल टोबैको कंपनी का वर्तमान औद्योगिक स्वरूप बिहार के किस रूप में विद्यमान है? मुंगेर सिगरेट कारखाने के रूप में। बिहार के बीड़ी उद्योग को कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति के लिए किस पड़ोसी राज्य के वन उत्पादों पर निर्भर रहना पड़ता है? झारखंड के तेंदुपत्ते के वनों पर। दाऊदनगर और बिहार शरीफ औद्योगिक रूप से मुख्य रूप से किस पारंपरिक कुटीर उद्योग के बड़े विनिर्माण केंद्र माने जाते हैं? दाऊदनगर और बिहार शरीफ औद्योगिक रूप से मुख्य रूप से किस पारंपरिक कुटीर उद्योग के बड़े विनिर्माण केंद्र माने जाते हैं? हथकरघा उद्योग के। नेक्स्ट टॉपिक विल बी हैंडलूम इंडस्ट्री, जिसे हम हथकरघा उद्योग भी बोलते हैं। वर्तमान में बिहार में कितने लाख से अधिक बुनकर हैं जो अपनी जीविका के लिए पूर्णतः हथकरघा उद्योग का निर्भर हैं? 1.3 लाख से अधिक। राज्य में कुल कितनी प्राथमिक हथकरघा बुनकर समितियां संचालित है? 1089 प्राथमिक हथकरघा बुनकर समितियां। हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के बाहर रहकर भी कौन कार्य कर रहे हैं? बुनकरों की एक बड़ी संख्या। बिहार में हथकरघा से संबंधित उत्पादों के विपणन में कौन सी 2 शीर्ष संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? बिहार राज्य हथकरघा सहकारी संघ पटना तथा बिहार राज्य ऊन एवं भेड़ संघ पटना। बुनकरों को अपने उत्पादों का विपणन करने में कठिनाइयाँ क्यों होती है? क्योंकि वे निरंतर निर्धन एवं अशिक्षित हैं। बिहार के किन 6 अतिरिक्त जिलों में क्षेत्रीय हथकरघा संघ स्थापित है? नालंदा, सीतामढ़ी, सिवान, मधुबनी, पूर्णिया और भागलपुर। राज्य के बुनकरों को बुनाई का आधुनिक कौशल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कितने सरकारी संस्था संचालित है? 8। मुख्यमंत्री समेकित हथकरघा विकास योजना CM इंटीग्रेटेड हैंडलूम डेवलपमेंट की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष की गई थी? 2016 से 17। मुख्यमंत्री समेकित हथकरघा विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हथकरघा बुनकरों एवं रंगरेज कारीगरों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करना। केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में भागलपुर हथकरघा महासंकुल स्थापित किया? भागलपुर जिले में। भागलपुर हथकरघा महासंकुल से मुख्य रूप से किन क्षेत्रों के कारीगर लाभ उठा सकते हैं? भागलपुर तथा उसके आसपास के जिलों के बुनकर एवं कारीगर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चर्म उद्योग, लेदर इंडस्ट्री जिसे बोलते हैं, लेदर इंडस्ट्री, चर्म उद्योग। बिहार में चर्म उद्योग मुख्य रूप से किस उद्योग के रूप में विकसित हुआ है? कुटीर उद्योग के रूप में। बिहार के कौन से प्रमुख जिले अधिकांश चर्म उद्योग के लिए जाने जाते हैं? बेतिया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना, आरा और औरंगाबाद। बेतिया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना, आरा और औरंगाबाद बिहार में कौन से मुख्य जिले अधिकांश चर्म के लिए हैं? तो ये सारे जिले। बिहार राज्य किन जानवरों के चमड़ों की उत्तम गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है? बकरों, गायों, भैंसों और बछड़े के चमड़ों के लिए। सामान्यतः किस जानवर के चमड़े छोटे आकार के होते हैं लेकिन चर्म उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोगी माने जाते हैं? बकरों के चमड़े। बिहार में निर्मित चमड़ों की विदेशी बाजारों में मांग का मुख्य कारण क्या है? इसका अत्यंत महीन होना, फाइन क्वालिटी। बिहार में चर्म उद्योग की पर्याप्त संभावनाएं क्यों उपलब्ध है? क्योंकि देश की पशु आबादी में राज्य के पशुओं का पर्याप्त हिस्सा है। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार बिहार में भैंसों की संख्या में लगभग कितने फीसदी की वृद्धि हुई है? 2% की वृद्धि हुई है।
20वीं पशुधन गणना के अनुसार बिहार में भैंसों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 76 लाख से बढ़कर लगभग 77 लाख। 76 लाख से बढ़कर लगभग 77 लाख। बिहार में गायों की संख्या 1.22 करोड़ से बढ़कर कितनी हो गई? 1.53 करोड़। 1.53 करोड़। वर्ष 2019 की गणना के अनुसार बिहार में बकरों की संख्या कितनी दर्ज की गई? 1.28 करोड़। 1.28 करोड़ बोलो या 12.82 मिलियन। पूर्व की गणना 1.15 करोड़ की तुलना में बकरों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 1.25 करोड़ से बढ़कर 1.28 करोड़ हो गई है। बिहार में सुअरों की संख्या 0.65 मिलियन से घटकर कितनी हो गई? 0.34 मिलियन। 0.65 मिलियन से घटकर 0.34 मिलियन और लाख में तो 3.4 लाख। 2019 की गणना के अनुसार बिहार में घोड़ों की संख्या 46,000 से घटकर कितनी रह गई? बिहार में 32,000 घोड़ा है। बिहार में गधों की संख्या 21,000 से घटकर कितनी रह गई? मात्र 11,000 रह गई है। देश में प्रत्येक कितने वर्षों में पशुधन गणना की जाती है? प्रत्येक 5 वर्ष में पशुधन गणना की जाती है। वर्ष 2012 के बाद अगली पशुधन गणना किस वर्ष होनी निर्धारित है? 2017 में। वर्ष 2012 के बाद अगली पशुधन गणना किस वर्ष होना निर्धारित थी? वर्ष 2017 में। वर्ष 2017 में होने वाली पशुधन गणना किस वर्ष की गई थी? 2019 में। 2 वर्षों की देरी हुई थी। बिहार राज्य में खालों और चमड़ों के व्यापार एवं विपणन के कुल कितनी मंडियां हैं? 7 मंडियां हैं। बिहार में चमड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध 7 मंडियां का नाम क्या है? पटना, आरा, औरंगाबाद, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, पूर्णिया। मुंगेर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, पूर्णिया, औरंगाबाद, पटना, आरा। भैंसों की खालों के व्यापार के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रमुख बाजार है? मुजफ्फरपुर। भैंसों की खालों के व्यापार के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रमुख बाजार है? मुजफ्फरपुर। भैंस के पाड़ों के चमड़े में व्यापार के लिए कौन सा बाजार प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर बाजार। भैंस के पाड़ों के चमड़े के व्यापार के लिए कौन सा बाजार प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर बाजार। बकरों के चमड़ों के व्यापार के लिए बिहार का प्रमुख बाजार कौन सा है? बकरों के चमड़ों के व्यापार के लिए बिहार का प्रमुख बाजार कौन सा? पटना। खनिज आधारित उद्योग। बिहार में खनिज का अभाव होने के कारण यहाँ किन उद्योगों की प्रधानता है? खनिज पर आधारित उद्योगों के। बिहार में खनिज का अभाव होने के कारण यहाँ किन उद्योगों की प्रधानता है? खनिज पर आधारित उद्योगों के। बिहार के प्रमुख खनिज आधारित उद्योग के नाम कौन सा है? सीमेंट उद्योग, क्रेशर मतलब पत्थर को काटने वाला उद्योग, रसायन उद्योग एवं कांच उद्योग। 4 उद्योग मेनली है: सीमेंट उद्योग, क्रेशर उद्योग, रसायन उद्योग और कांच उद्योग। बिहार में प्रमुख और लघु दोनों प्रकार के खनिजों के खनन से संग्रहित राजस्व में किसका अकेले 50% योगदान? राजगीर राजस्व में बालू के खनन से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीमेंट उद्योग, सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख एवं आवश्यक कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। बिहार में संपूर्ण देश का मात्र कितने प्रतिशत चूना पत्थर प्राप्त होता है? मात्र 5%। बिहार में चूना पत्थर मुख्य रूप से राज्य के किस भौगोलिक भाग में प्राप्त होता है? पश्चिमी पठारी भाग में। बिहार का वह कौन सा पहाड़ी क्षेत्र चूना पत्थर की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पहाड़ी क्षेत्र। कैमूर पहाड़ी क्षेत्र से प्राप्त चूना पत्थर के कारण सीमेंट उद्योग का विकास मुख्य रूप से किस जिले में हुआ है? रोहतास जिले में। रोहतास जिले के किन 2 प्रमुख स्थानों पर सीमेंट उद्योग का विकास हुआ? बंजारी एवं डालमिया नगर। बंजारी में किस वर्ष कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड की स्थापना की गई? 1937 में। बंजारी में किस वर्ष कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड की स्थापना की गई? 1937 में। कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड की स्थापना के साथ ही रोहतास के अलावा किस जिले में सीमेंट संयंत्र की स्थापना की गई? औरंगाबाद जिले में। कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में चूना पत्थर का अनुमानित भंडार लगभग कितने मिलियन टन है? लगभग 289 मिलियन टन। कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में चूना पत्थर का अनुमानित भंडार लगभग कितने मिलियन टन है? लगभग 289 मिलियन टन। कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद बिहार के इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग का तीव्र विकास न होने का मुख्य कारण आधारभूत संरचना तथा ऊर्जा की कमी। वित्तीय एवं प्रबंधीय समस्याओं के कारण रोहतास जिले का कौन सा प्रसिद्ध औद्योगिक कारखाना वर्तमान में बंद हो चुका है? डालमिया नगर का सीमेंट कारखाना। नेक्स्ट टॉपिक है क्रेशर उद्योग। बिहार राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी पठारी सीमांत क्षेत्र में किन चट्टानों का व्यापक भंडार है? ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट चट्टानों का। पत्थर काटने के उद्योग को तकनीकी रूप से किस नाम से जाना जाता है? क्रेशर उद्योग के नाम से। बिहार के किन प्रमुख दक्षिणी जिलों में क्रेशर उद्योग बड़े पैमाने पर विकसित हुआ है? रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, मुंगेर, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास। बिहार के किन प्रमुख दक्षिणी जिलों में क्रेशर उद्योग बड़े पैमाने पर विकसित हुआ है? रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, मुंगेर एवं जमुई। अब रासायनिक उद्योग को देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है केमिकल इंडस्ट्री। बिहार में खनिज पदार्थों के अभाव के बाद भी किस औद्योगिक संकुल का विकास हुआ है? बरौनी खनिज आधारित औद्योगिक संकुल। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किन देशों के सहयोग से की गई है? सोवियत संघ, USSR और रोमानिया के सहयोग से। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जुलाई 1964 ईस्वी में। शुरुआत में बरौनी रिफाइनरी की प्रारंभिक तेल शोधक क्षमता कितनी थी? 1 MMTPA। ये क्या होता है 1 MMTPA?
शुरुआत में बरौनी रिफाइनरी की प्रारंभिक तेल शोधक क्षमता कितनी थी? 1 MMTPA। वर्तमान में बरौनी रिफाइनरी की शोधन क्षमता बढ़कर कितनी कर दी गई है? 60 लाख मीट्रिक टन। 60 लाख मीट्रिक टन। 1 MMTPA मतलब कि होता है 1 लाख मीट्रिक टन, और नहीं 60 लाख है तो 6 मीट्रिक टन हो गया। एक का क्या हम बोल सकते हैं? एक का हम बोल सकते हैं 10वां भाग मीट्रिक टन। 1/10वां भाग लाख मीट्रिक टन हो जाएगा 1 MMTPA। 60 लाख मीट्रिक टन का मतलब होता है 6 MMTPA। भविष्य में बरौनी रिफाइनरी की क्षमता को कितने लाख मीट्रिक टन करने की योजना है? 90 लाख मीट्रिक टन। बरौनी रिफाइनरी को शुरुआत में किस भारतीय राज्य से कच्चे तेल की आपूर्ति की जाती थी? असम राज्य से। असम से प्राप्त होने वाले कच्चे तेल को साफ करने के लिए किस रिफाइनरी का डिजाइन तैयार किया गया? बरौनी रिफाइनरी का। वर्तमान में असम का क्रूड ऑयल बरौनी में साफ क्यों नहीं कराया जाता? क्रूड ऑयल क्योंकि अब पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर में अन्य कई नई रिफाइनरी की स्थापना हो चुकी है। वर्तमान में बरौनी रिफाइनरी को कच्चे तेल की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? नाइजीरिया, इराक, सऊदी अरबिया आदि देशों से आयातित तेल द्वारा। आयातित कच्चे तेल को बरौनी तक किस माध्यम से पहुंचाया जाता है? हल्दिया बरौनी पाइपलाइन द्वारा। हल्दिया बरौनी पाइपलाइन द्वारा। आयातित कच्चे तेल को बरौनी तक किस माध्यम से पहुंचाया जाता है? हल्दिया बरौनी पाइपलाइन द्वारा। बरौनी रिफाइनरी वर्तमान में किस महारत्न कंपनी की एक प्रमुख इकाई के रूप में कार्यरत है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। बरौनी रिफाइनरी वर्तमान में किस महारत्न कंपनी की एक प्रमुख इकाई के रूप में कार्यरत है? इंडियन ऑयल। बरौनी रिफाइनरी वर्तमान में किस महारत्न कंपनी की एक प्रमुख इकाई के रूप में कार्यरत है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। बरौनी में रिफाइनरी के अलावा पेट्रोकेमिकल्स आधारित कौन सा प्रमुख कारखाना स्थापित है? बरौनी खाद कारखाना। बरौनी खाद कारखाना। बिहार में रासायनिक उर्वरक उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा स्थान है? बरौनी, बेगूसराय। बिहार में रासायनिक उर्वरक उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा स्थान है? बिहार में रासायनिक उर्वरक उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा स्थान है? बरौनी, बेगूसराय। बरौनी औद्योगिक क्षेत्र मुख्य रूप से किस जिले के अंतर्गत आता है? बेगूसराय जिले के अंतर्गत। बरौनी औद्योगिक क्षेत्र मुख्य रूप से किस जिले के अंतर्गत आता है? बेगूसराय जिले के अंतर्गत। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है और वहाँ हथकरघा महासंकुल भी है? भागलपुर को। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर को। बिहार के बुनकरों के लिए कौशल विकास हेतु कितने क्षेत्रीय स्तर के सरकारी संस्थान कार्यरत है? 8 संस्थान। बिहार राज्य ऊन एवं भेड़ संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पटना में। बिहार में हथकरघा क्षेत्र के धीमे विकास का सबसे प्रमुख सामाजिक आर्थिक कारण क्या है? बुनकरों की अत्यधिक निर्धनता एवं अशिक्षा। मुख्यमंत्री समेकित हथकरघा विकास योजना किस प्रकार के कारीगरों को लक्षित करती है? हथकरघा, बुनकरों एवं रंगरेजों को। बिहार का चर्म उद्योग पारंपरिक रूप से किस प्रकार के आर्थिक ढांचों के अंतर्गत आता है? कुटीर एवं ग्रामोद्योग ढांचा। बिहार का चर्म उद्योग पारंपरिक रूप से किस प्रकार के आर्थिक ढांचे के अंतर्गत आता है? कुटीर एवं ग्रामोद्योग ढांचा। बिहार के बकरों के चमड़ों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्च मांग का मुख्य तकनीकी कारण क्या है? इसका अत्यधिक महीन और लचीला होना। 2019 की पशुपालन गणना के अनुसार बिहार में किस दुधारू पशु की आबादी में 2% की वृद्धि की गई है? भैंस की। बिहार में वर्ष 2012 से 2019 के बीच किस पशु की संख्या में लगभग आधी गिरावट आई है? सूअर की। पहले 0.65 था, अब 0.34 है। बिहार में घोड़ों की संख्या में आई कमी के बाद वर्ष 2019 में इसकी संख्या कितनी रह गई? 3200। इकाई 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 32,000 मतलब 3200। 32,000 बस घोड़ा रह गया बिहार में 2019 के मतलब गणना के अनुसार। भारत सरकार के नियमों के अनुसार पशुधन गणना कितने वर्षों के अंतराल के नियम के रूप में होना चाहिए? 5 वर्ष के अंतराल। बिहार चर्म विकास के दृष्टिकोण से पाड़ू मतलब भैंस के बच्चे के चमड़े का सबसे बड़ा संग्रहण केंद्र कौन सा जिला है? मुजफ्फरपुर। बिहार में लघु खनिजों में राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा खनिज उत्पादन है? बालू। बिहार में लघु खनिजों में राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? लघु खनिजों में राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? बालू। बिहार के किस पठारी भाग में चूना पत्थर के सर्वाधिक नीचे पाया जाता है? विंध्य क्रम की चट्टानों वाले कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में। वर्ष 1937 में स्थापित कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड बिहार के किस स्थान पर स्थित है? बंजारी रोहतास में। वर्ष 1937 में स्थापित कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड बिहार के किस स्थान पर स्थित है? बंजारी रोहतास में। डालमिया नगर ऐतिहासिक रूप से बिहार में किस उद्योग का एक बहुत बड़ा समूह था जो अब बंद है? सीमेंट और कागज उद्योग का। बिहार के किस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग के लिए बिजली की कमी एक बड़ी बाधा रही? दक्षिण पश्चिम बिहार, रोहतास और कैमूर क्षेत्र में। क्रेशर उद्योग के लिए आवश्यक ग्रेनाइट और नीस चट्टानें मुख्य रूप से बिहार के किस भाग में पाई जाती है? दक्षिणी सीमांत पहाड़ी भाग में। जमुई जिला किस उद्योग के लिए पत्थरों की गिट्टियां तैयार करने हेतु प्रसिद्ध है? क्रेशर उद्योग के लिए। बरौनी तेल शोधक कारखानों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। बरौनी रिफाइनरी को वर्तमान में कच्चे तेल की निर्बाध आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन का नाम क्या है? हल्दिया बरौनी क्रूड ऑयल पाइपलाइन।
बिहार में पेट्रोकेमिकल और रासायनिक उद्योगों का एकमात्र मुख्य केंद्र कौन सा शहर? बरौनी। बिहार राज्य हथकरघा सहकारी संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुनकरों के उत्पादों को उचित बाजार और विपणन सहायता देना। देश के कुल चूना पत्थर भंडार का कितना प्रतिशत भाग बिहार के पास सुरक्षित है? 5%। बिहार में पशुधन विकास के मामले में गधों की संख्या 2019 में घटकर कितनी रह गई है? 11,000। बिहार में पशुधन विकास के मामलों में गधों की संख्या घटकर 11,000 रह गई है। कैमूर पहाड़ी क्षेत्र का अनुमानित चूना पत्थर भंडार कितने टन आंका गया है? 289 मिलियन टन। कैमूर पहाड़ी क्षेत्र का अनुमानित चूना पत्थर भंडार कितने टन आंका गया है? 289 मिलियन टन। रोहतास के अलावा दक्षिणी बिहार का कौन सा जिला सीमेंट उत्पादन के लिए फेमस है? औरंगाबाद। बिहार में पत्थर काटने और गिट्टी निर्माण का उद्योग किन जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार का मुख्य साधन है? गया, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास और जमुई। बरौनी तेल शोधक संयंत्र को सोवियत संघ के अलावा किसी यूरोपीय देश की तकनीकी सहायता देती है? रोमानिया। बिहार के किस जिले में बकरों के चमड़े की सबसे बड़ी मंडी स्थित है? पटना में। बिहार के किस जिले में बकरों के चमड़े की सबसे बड़ी मंडी स्थित है? पटना में। बिहार सरकार द्वारा बुनकरों को आधुनिक तकनीकी सिखाने के लिए संचालित कुल संस्थाओं की संख्या कितनी है? 8 सरकारी संस्थाएं। बिहार में गायों की संख्या वर्ष 2019 में बढ़कर कितने मिलियन हो गई है? 15.3 मिलियन, जिसे 1.53 करोड़ कहते हैं। 1.53 करोड़ या 15.3 मिलियन। चर्म उद्योग के अंतर्गत आने वाली 7 मंडियों में से कौन सी मंडी उत्तर बिहार के प्रमुख जूट उत्पादन क्षेत्र के पास है? कटिहार, पूर्णिया। बरौनी रिफाइनरी का प्रबंधन और संचालन वर्तमान में भारत सरकार की कौन सी तेल कंपनी करती है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बिहार में खनिज आधारित उद्योगों के विकास में सबसे बड़ी प्रबंधकीय और ढांचागत समस्या किस औद्योगिक नगर के बंद होने से स्पष्ट है? डालमिया। बिहार में खनिज आधारित उद्योगों के विकास में सबसे बड़ी प्रबंधकीय और ढांचागत समस्या किस औद्योगिक नगर के बंद होने से स्पष्ट है? डालमिया।